दुनिया के किसी भी देश की यात्रा करना आज इंसान के लिए बेहद आसान हो चुकी है। आज हम दुनिया के किसी भी कोने में 2 से 3 दिन में हवाई जहाज से आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन आज से 100 साल पहले ऐसा नहीं था। उस दौर में दुनिया के एक देश से दूसरे देश की यात्रा करने में 6 महीने या उससे अधिक का समय लग जाता था। दरअसल उस दौर में यातायात का एकमात्र साधन पानी का जहाज हुआ करता था। आज एक देश से दूसरे देश आयात और निर्यात के लिए हवा, धरती और समुद्र के रास्ते का सहारा लिया जाता है। आंकड़ों के मुताबिक आज भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का करीब 70% आयात और निर्यात समुद्र के रास्ते किया जाता है। बड़े बड़े समुद्री जहाजों के जरिए से इस काम को अंजाम दिया जाता है। करोड़ों रुपए की लागत में बने पानी के जहाजों का वजन कई हजार टन होता है। कई जहाज तो इतने बड़े होते हैं कि उसमें एक छोटा शहर समा जाए। समुद्री जहाज में न तो पहिए होते हैं न ही हेलीकॉप्टर की तरह पंख होते हैं। बावजूद इसके पानी का जहाज समंदर में आसानी से कैसे तैर लेते हैं, वो नहीं क्यों डूबते हैं। इस वजह से नहीं डूबते समुद्री जहाज। दरअसल समुद्री जहाज में पहिए नहीं बल्कि प्रोपेलर लगे होते हैं। ये पंखे नुमा प्रोपेलर शिप के नीचे लगे होते हैं। पानी के अंदर घूमने वाले ये प्रोपेलर काफी विशाल होते हैं। इनका काम शिप को गति देना होता है। ये तेजी से घूमकर आगे की हवा या पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं। इसी वजह से समुद्री जहाज पानी में डूबने के बजाय तेज गति से आगे बढ़ने लगता है। समुद्री जहाज लोहे और स्टील से बनी एक खोखली वस्तु होती है जिसमें बहुत अधिक हवा होती है। इस दौरान उसमें वायु का घनत्व बेहद कम होता है। इसमें बहुत अधिक हवा होने के कारण जहाज का औसत घनत्व पानी के घनत्व से कम हो जाता है, इसलिए जहाज पानी में तैरता है। ठीक 111 साल पहले टाइटैनिक एक अंधेरी रात के वक्त एक आइसबर्ग हिमखंड से टकरा गया था। उस वक्त अधिकांश यात्री नींद के आगोश में थे। हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था और महज 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 की दरमियानी रात में टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में समा गया। जिस जहाज के कभी नहीं डूबने की चर्चा थी वह डूब गया। हादसे में 1500 के करीब लोग भी मारे गए। इसे 110 साल बीतने के बाद भी सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। हादसे की जगह से अवशेषों को सितंबर 1985 में हटाया गया था। हादसे के बाद कनाडा से 650 किलोमीटर की दूरी पर 3843 मीटर की गहराई में जहाज 2 भागों में टूट गया था और दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर दूर हो गए थे। इस हादसे के 110 साल बाद भी आज भी इस हादसे को लेकर रहस्य बना हुआ है। बीबीसी न्यूज ब्राजील ने कुछ विशेषज्ञों से बात करके इन्हीं रहस्यों के जवाब तलाशने की कोशिश की है। ये जहाज डूब नहीं सकता था। इस विशालकाय जहाज के बारे में कहा गया था कि यह डूब नहीं सकता, ईश्वर भी इसे डूबा नहीं सकते। इस भरोसे की अपनी वजह भी थी। रियो डी जेनेरियो की फेडरल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ नेवल एंड ओशन इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर और इंजीनियर अलेक्जेंडर द पिन्हो अल्हो ने बताया, इंजीनियरिंग के लिहाज से देखे तो यह डिजाइन के आधार पर विकसित पहला जहाज था। जहाज में कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे, यानी अगर जहाज का कोई कमरा पानी से भर जाए तो वह दूसरे कमरे को डूबा नहीं सकता था। इस जहाज को तैयार करने के दौरान कुछ मुश्किलें भी हुई थी। जहाज की ऊंचाई कितनी रखी जाए ताकि बिजली के तार और पानी के पाइप ठीक से काम करते रहें, इस पर काफी सोच विचार हुआ था। प्रोफेसर अल्हो के मुताबिक इस पर सोच विचार करने के बाद उन लोगों ने जहाज की ऊंचाई निर्धारित की थी। पानी भरने की स्थिति में भी उन लोगों का आकलन था कि पानी छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने छत पर भी सुरक्षित कंपार्टमेंट्स बनाए थे, लेकिन तब किसी ने आइसबर्ग से जोरदार टक्कर के बारे में सोचा नहीं होगा। प्रोफेसर अल्हो ने बताया, टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया था। ऐसी परिस्थिति में पानी छत तक पहुंच गया था। जहाज में पानी पूरी तरह से भरने लगा था। ऐसी स्थिति में बचाव संभव नहीं होता है। आप पानी निकालने के लिए सभी पंप को सक्रिय कर सकते हैं, तमाम कोशिशें कर सकते हैं, लेकिन पानी जिस रफ्तार से अंदर आ रहा होता है उसी रफ्तार से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। जहाज बनाने और नेविगेटर सिविल इंजीनियर थियरी बताते हैं, टाइटैनिक का प्रचार इस तरह से किया गया था कि यह डूब नहीं सकता है। इसकी वजह यह थी कि बहुत सारे तहखाने बनाए थे जो वाटर टाइट दीवारों से बने थे। तहखाने की 2 कतारों में पानी भरने की स्थिति में जहाज डूबने वाला नहीं था। लेकिन आइसबर्ग से टक्कर ने जहाज को काफी नुकसान पहुंचाया और वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स की कई दीवारें नष्ट हो गई थीं। फ्लूमिनेंसे फेडरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और ट्रांसपोर्ट इंजीनियर ऑरेलो सोरास मूर्ता के मुताबिक टाइटैनिक के वाटरटाइट कंपार्टमेंट को बंद करने की व्यवस्था भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। उस दौर में जहाज को बनाने में प्रयुक्त धातु मौजूदा स्टील जितनी मजबूत नहीं थी। सोरास मूर्ता ने बताया, जोरदार टक्कर के बाद जहाज के ढांचे में भी बदलाव आ गया था। दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे, वे फंस गए थे।
उस वक्त भी टाइटैनिक शुद्ध स्टील से बनाया गया था, लेकिन तब का स्टील आज के स्टील जितना मजबूत नहीं होता था। साओ पाउलो के मैकेंजी पेरसेबाइटेरियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और धातु विज्ञान के इंजीनियर जॉन वेतावुक बताते हैं कि 1940 के दशक तक समुद्री जहाज की मुख्य बॉडी धातु के शीट से बनता था। हालांकि बाद में इन जहाज़ों की मुख्य बॉडी बनाने में धातुओं को पिघलाकर इस्तेमाल किया जाने लगा। वेतावुक बताते हैं, तब से लेकर अब तक तकनीक और सामग्री काफी बदल गई है। अब धातु को पिघलाकर शीटों को जोड़ा जाता है। स्टील बनाने में भी कार्बन का इस्तेमाल कम होने लगा है और मैग्नीज का इस्तेमाल बढ़ने लगा है। आज का स्टील बहुत ज्यादा मजबूत होता है। वेतावुक के मुताबिक आज के समय